जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो बिहार पुलिस मानदिशा 2023 के लिए विज्ञान का निचोड़ हम लोग देख रहे हैं। तो यह विज्ञान की प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। इससे पहले हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 से 3 तक कवर कर चुके थे, तो उसे अगर आप नहीं देखे होंगे तो उसे आप ज़रूर ही देख लीजिएगा। ये जो क्लास होती है डेली आपको 7:30 बजे शाम में होती है, तो आप सभी अधिक से अधिक लाइव में जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हम लोग बारी बारी से प्रश्न को। और यहाँ पे प्रश्न है कि एवोगाड्रो संख्या का मान क्या होता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। चारों ऑप्शन में से कौन सा जो ऑप्शन है वह सही आंसर हो जाएगा। देखिए, एवोगाड्रो संख्या जो बराबर होती है तो वह 6.023 गुने 10 के पावर 23 के बराबर होती है। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी ऑप्शन है, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है। यहाँ पे बताने कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए ऑप्शन है, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और धारा का मात्रक एम्पियर होता है, हम लोग सभी जानते ही हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और प्रकाश वर्ष क्या होता है, तो खगोलीय दूरी जो होती है, यानी कि खगोलीय पिंड के बीच की जो दूरी होती है उसमें प्रकाश वर्ष का यूज किया जाता है। जैसे दो तारों के बीच की जो दूरी होती है उसको मापने के लिए जो है प्रकाश वर्ष का उपयोग किया जाता है। और एक प्रकाश वर्ष कितने किलोमीटर के बराबर होता है, तो हम बताना चाहते हैं दोस्तों, आप सभी को मालूम ही होगा कि 9.46 गुने 10 के पावर 12 किलोमीटर। अगर किलोमीटर में रहे तो 10 के पावर 12 किलोमीटर, अगर मीटर में कहे तो 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, एक प्रकाश वर्ष। तो हम लोग आसानी में से जान चुके हैं दोस्तों। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पारसेक। और यहाँ पे देखिए, प्रश्न भी पूछ लिया गया है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। तो हम लोग जानते हैं, देखिए मीटर में रहेगा तो 10 के पावर 15 मीटर रहेगा, और किलोमीटर में रहेगा तो 10 के पावर 12 किलोमीटर। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कहाँ है, तो 9.46 10 के पावर 15 मीटर इस यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि 1 लीटर कितना गैलन के बराबर होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है कि 1 लीटर जो है वह कितना गैलन के बराबर होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 0.2642 होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए ऑप्शन है, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और ये प्रश्नोत्तर देखते ही आपका आंसर आ जाना चाहिए, क्योंकि मतलब पिछले सेट में किए थे कि एक फर्मी में कितना मीटर, हम उस समय जो है एंगस्ट्रम में मान बताया गया था। ठीक है, तो हम मीटर में भी उसको हम अच्छे से समझा कर बताए थे। तो इसका आंसर अब तक आप दे दिए होंगे कि एक फर्मी में कितने मीटर होता है। तो वैसे बात करें मीटर में, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी ऑप्शन है, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर कहता कि एक फर्मी में कितने एंगस्ट्रम होता है, तो 10 के पावर -5 एंगस्ट्रम होता है, याद रखेगा एक फर्मी में, याद रखेगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और एक एंगस्ट्रम कितने मीटर के बराबर होता है, तो एक एंगस्ट्रम जो होता है 10 के पावर -10 मीटर के बराबर होता है एक एंगस्ट्रम। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे प्रश्न है कि लोगरिथम के आविष्कारक कौन है। तो यहाँ पे इस 6 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, कि लोगरिथम के जो है आविष्कारक कौन से हो जाएंगे। देखिए, इस प्रश्न के जो राइट आंसर हो जाएगा 6 का हो जाएगा जॉन नेपियर, जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक थे। तो यहाँ पे बताना है कि 7 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए, कि क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा 7th का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मैक्स प्लांक जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और बल्ब के आविष्कारक एडिसन जी है। और न्यूटन जो होता है, ये बल का मात्रक न्यूटन होता है, याद रखेगा। कूलम जो होता है वह आवेश का मात्रक होता है, ये भी याद रखेगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, कि वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र इनमें से कौन सा हो जाएगा। तो ये भी प्रश्नोत्तर हम लोग बहुत ही आसानी से कवर करेंगे। तो देखिए, हाइग्रोमीटर जो होता है ये इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे
जो बी ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और देखिए यहाँ पे पूछ लिया गया कि एक एंगस्ट्रॉम मात्रक बराबर होता है, तो हम लोग आसानी वे से अभी ही कवर किए थे कि एक एंगस्ट्रॉम मात्रक बराबर होता है तो 10 के पावर माइनस 10 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, तो एक एंगस्ट्रॉम, तो हम लोग आसानी से ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे, जो कि बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे 10वां प्रश्न है कि पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग निर्भर करता है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग निर्भर करता है। देखिए 10वां प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कक्षा की त्रिज्या पर जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और एक दोस्तों क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि दही में जो है वह कौन सा जीवाणु जो है पाया जाता है। कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताने का प्रयास कीजिएगा कि नहीं होता है कि दूध से दही बदलने में किस जीवाणु का महत्वपूर्ण कार्य होता है, तो वहीं आपको बताना कि दही में जो है वह कौन सा जीवाणु पाया जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर जो ए है ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण ये सवाल है कि घड़ी में चाबी देना उदाहरण होता है, गतिज ऊर्जा का होता है, दाब ऊर्जा का होता है, स्थितिज ऊर्जा का होता है, या डी है इनमें से कोई नहीं। देखिए घड़ी में चाबी देने का जो उदाहरण हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 11th का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्थितिज ऊर्जा का जो है वह उदाहरण होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और जो भी दोस्तों नए जुड़े रहेंगे चैनल से जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को जो है लाइक जरूर ही कर लीजिएगा दोस्तों, आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण ये सेशन है, तो लाइक जरूर ही कर लीजिएगा दोस्तों। जितने लोग देख रहे हैं जरूर ही लाइक कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है आपके एग्ज़ाम के लिए। और यहाँ पे प्रश्न है कि यदि किसी पिंड के संवेग 50% अगर बढ़ा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा का मान में क्या परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे संवेग का मान 50% बढ़ाने का बात किया गया है, तो जब भी दोस्तों गतिज ऊर्जा अगर कहे तो अब 125% जो है वह बढ़ जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे प्रश्न है कि अनुदैर्घ्य तरंग उत्पन्न हो सकती है, तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों कि अनुदैर्घ्य जो तरंग होती है वह उत्पन्न हो सकती है। तो 13वां प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वह सभी माध्यमों में जो है वह उत्पन्न होने की क्षमता रखती है, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि किसी माध्यम में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं हो सकती है, तो यहाँ पे पहले प्रश्न देख लीजिए, उसके बाद हम लोग ऑप्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे प्रश्न हम लोग देख ही चुके हैं कि किसी माध्यम में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं हो सकती है। तो चलिए ऑप्शन को देखते हैं, पानी में, हवा में, लोहा पर या पारा पर। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 14 का वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हवा में जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं प्रश्न को कि प्रतिबल और विकृति का अनुपात क्या कहलाता है। यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों कि प्रतिबल और विकृति का अनुपात क्या कहलाता है। तो 15वां प्रश्न का राइट आंसर जो हो जाएगा प्रत्यास्थता गुणांक जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और इसका जो पीडीएफ है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होते हैं तो इसका पीडीएफ आप जो है फ्री में डाउनलोड करके जो है आप अपना कभी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा, वहां से आप जो है कहीं भी डाउनलोड करके पीडीएफ को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जरूर ही ज्वाइन होने का प्रयास कीजिएगा। और यहाँ पे प्रश्न की पनडुब्बी आधारित है, तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए कि पनडुब्बी जो है वह आधारित होता है। तो देखिए 16वां प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, यानी कि आर्किमिडीज के सिद्धांत पर जो है वह आधारित होता है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे प्रश्न है कि समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा आसान है क्योंकि, तो यहाँ पे बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा कि समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा आसान है क्योंकि इसमें क्या होता है कि समुद्र के पानी का घनत्व जो है नदी के पानी से वह अधिक होता है। तो यहाँ पे हम लोग आसानी वैसे ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे जो कि बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को कवर करते हैं। और यहाँ पे प्रश्न है कि तरंग अपश्रव्य कही जाती है जब उसकी आवृत्ति हो
तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों कि तरंग अपश्रव्य कही जाती है जब उसकी आवृत्ति हो। तो 18 प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 20 शटर से जो है वह कम होता है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और एक दोस्तों क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि चेचक के टीके का जो है आविष्कारक कौन है। तो यहाँ पे एक बताना कि चेचक का जो है वह टीके का आविष्कारक कौन है। तो कमेंट बॉक्स से आपका आंसर जरूर ही आना चाहिए कि चेचक के टीके का जो है आविष्कारक कौन है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि यदि तरंग की लंबाई का मान आधा कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग में क्या परिवर्तन होगा। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, चारों ऑप्शन में से कौन सा जो ऑप्शन है वह सूटेबल है, यानी कि सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग अच्छे से जो है क्वेश्चंस को पढ़ सकते हैं कि तरंग की लंबाई का मान जो है वह आधा कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग में क्या परिवर्तन हो जाएगा। तो देखिए 19 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आधा हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं 20वां प्रश्न क्या कह रहा है कि ध्वनि तरंगे है। देखिए ध्वनि तरंगे क्या होती है, अनुदैर्घ्य होती है, अनुप्रस्थ होती है, विद्युत चुंबकीय होती है या कोई नहीं। तो जब भी दोस्तों ध्वनि तरंगे की बात किया जाए तो यह एक प्रकार की अनुदैर्घ्य होती है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए ऑप्शन है, इस प्रश्न के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे 21वां प्रश्न है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्ता त्रिज्या की क्या होती है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्ता त्रिज्या की क्या होती है। तो देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए है, यानी कि आधी हो जाती है, जो कि बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और वहीं अगर संबंध की बात किया जाता तो ए बराबर क्या होता है, तो ए बराबर r/2 होता है। अगर r का मान है, अगर त्रिज्या का मान ज्ञात करना होता तो यह तिरछा तिरछी गुना कर देते, यानी कि r बराबर हो जाता है 2f। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और ये प्रश्न उत्तर देखते ही आपका आंसर आ जाना चाहिए कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। हम लोग उत्तल दर्पण की बात कर लें तो उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब जो होता है वह वस्तु से छोटा होता है। और उत्तल दर्पण का उपयोग जो है और गाड़ियों के साइड मिरर यानी गाड़ियों के पक्ष दर्पण में जो है उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और समतल दर्पण में वस्तु से बराबर प्रतिबिंब बनता है और अवतल दर्पण में जो है वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। और एक दोस्तों क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हजामती दर्पण में जो है वह किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। कमेंट बॉक्स में आपका आंसर जरूर ही आना चाहिए कि हजामती दर्पण में जो है वह किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। और एक दोस्तों क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि गाड़ियों के हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो गाड़ियों के हेडलाइट अगर कहे तो अवतल दर्पण का उसमें उपयोग किया जाता है। देखिए हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है और गाड़ियों के साइड मिरर यानी कि पक्ष दर्पण में जो है वह उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं ये सभी आसानी से समझ गए होंगे। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो काल्पनिक तथा सीधा होता है। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप सभी आंसर बता दिए होंगे कि हजामती दर्पण में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो उसमें जो है अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। जो भी दोस्तों अवतल दर्पण बताए थे उनका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक जो सेशन है आप सभी बहुत ही अच्छे से कवर किए होंगे। और वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर ही कीजिएगा दोस्तों। और अगर चैनल से अगर नए जुड़े हो तो जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण ये सेशन है और अपने दोस्तों में भी शेयर करते रहिएगा वीडियो को। ठीक है, और यहाँ पे प्रश्न की प्रकाश तरंग का उदाहरण इनमें से कौन सा हो जाएगा। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, चारों ऑप्शन में से कौन सा जो ऑप्शन है वह सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए प्रकाश तरंग जो उदाहरण होता है तो विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे प्रश्न है कि फोटोग्राफी कैमरे का अभिदृश्यक लेंस होता है। यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, देखिए फोटोग्राफी के कैमरे का अभिदृश्यक लेंस का अगर बात किया जाए तो इसमें जो है उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को कवर करते हैं। और यहाँ पे प्रश्न है कि E बराबर mc² को प्रतिपादित किया था। तो ये प्रश्नोत्तर देखते ही आपका आंसर आ गया होगा कि E बराबर mc² को प्रतिपादित किया था। तो आइंस्टीन जो भी दोस्तों बताए हैं ऑप्शन नंबर बी उनका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे प्रश्न है कि थोरियम का नाभिक
को बदला जा सकता है। यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों कि थोरियम का नाभि को बदला जा सकता है। तो देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा 26 का, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यूरेनियम में। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे प्रश्न है कि फ्यूज के पदार्थ का होना चाहिए, ठीक है, उच्च प्रतिरोध, निम्न गलनांक, उच्च गलनांक या ए और बी दोनों। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों कि फ्यूज के पदार्थ का होना चाहिए। देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ए एवं बी दोनों होना चाहिए, ठीक है, उच्च प्रतिरोध भी होना चाहिए और निम्न गलनांक भी होना चाहिए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि निम्न विद्युत चुंबकीय तरंगों में किसकी आवृत्ति अधिकतम होगी। देखिए यहाँ पे आवृत्ति का बात किया जाता है। कमेंट बॉक्स से आपका आंसर जरूर ही आना चाहिए कि आवृत्ति का जो है और मात्रा क्या होता है। कमेंट बॉक्स से आपका आंसर जरूर ही बताना चाहिए, ठीक है। तो आवृत्ति का मात्रा क्या होता है, कमेंट बॉक्स से आपका आंसर जरूर ही आना चाहिए दोस्तों। तो यहाँ पे बताना है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों में किसकी आवृत्ति जो है अधिकतम होती है। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 28 का, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी ऑप्शन है कि गामा किरण, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और गामा किरण की एक महत्वपूर्ण बात ये भी होता है कि सबसे अधिक जो भेदन क्षमता होती है वह गामा किरण की ही होती है। देखिए 20 मीटर प्लेट को भी जो है यह अच्छा आसानी से जो है वह भेद सकती है, यानी कि छिद्र कर सकती है गामा किरण की, यही खास बात होती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी ऑप्शन है, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप सभी जो है आवृत्ति का मात्रक भी बता दिए होंगे। जो भी दोस्त हर्ट्ज बताए थे उनका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। आवृत्ति का जो मात्रक होता है वह हर्ट्ज में मापा जाता है। और यहाँ पे प्रश्न है कि ऊर्जा का क्षय कम होता है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए कि ऊर्जा का क्षय किसमें कम होता है, क्या दिष्ट धारा में होता है, प्रत्यावर्ती धारा में होता है, या दोनों प्रकार की धाराओं में होते हैं, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी आसानी वे से सभी ऑप्शन को देख चुके हैं। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 29 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी ऑप्शन है कि प्रत्यावर्ती धारा में, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक जो सेशन है आप सभी को बहुत ही अच्छी लगी होंगी, लग रही होंगी। तो लाइक जरूर ही कीजिएगा दोस्तों। जो भी दोस्त लाइक नहीं किए होंगे वीडियो को जरूर ही लाइक कर लीजिएगा। और यहाँ पे इसका जो PDF है, तो PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होते हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है इसी वीडियो को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। वहाँ से आप PDF डाउनलोड करके कभी भी जो है आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जरूर ही ज्वाइन होने का प्रयास कीजिएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं प्रश्न को कि ट्रांसफार्मर की सिद्धांत पर जो है वह आधारित होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है कि ट्रांसफार्मर जो है वह किस सिद्धांत पर आधारित होता है। तो 30वां नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चुंबकीय प्रेरण पर, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी ऑप्शन है, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे है कि घरेलू प्रकाश के लिए प्रयुक्त लैंप किस क्रम में जोड़ना चाहिए। तो यहाँ पे बताएं कि घरेलू जो प्रकाश से जब हमारे घरों में लाइन की जो व्यवस्था है वह किस क्रम में होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 31 का, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि समांतर क्रम में उससे जोड़ना चाहिए। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे प्रश्न है कि ऊष्मा किस प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होती है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि ऊष्मा जो है किस प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र गति से जो है वह स्थानांतरित होती है। तो 32वां प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बी किरण जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे प्रश्न के न्यूनतम संभवतः ताप होता है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों कि न्यूनतम जो है वह संभवतः ताप होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 33 का, हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि माइनस जो है 273 सेंटीग्रेड होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि यदि वायुमंडल न होती तो दिन की अवधि होती। तो यहाँ पे 34वां प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि यदि वायुमंडल न होती तो दिन की अवधि होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 34 का, हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि कम होती, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे बता दीजिए कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग जो है दिखाई देता है। यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा जो भाग है वह दिखाई देता है।
तो 35वां प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी क्रीट जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए प्रश्न को कि सूर्य के प्रकाश का आंतरिक परिवर्तन हो सकता है यदि प्रकाश को गुजरा जाए। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा कि सूर्य के प्रकाश का आंतरिक परिवर्तन हो सकता है यदि प्रकाश से को गुजरा जाए। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 36 का वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कांच से वायु में जाना चाहिए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों इस प्रकार से इस महत्वपूर्ण सेशन को यहीं पे ख़त्म किया जाता है। अगर ये सेशन आप सभी को अच्छी लगी होगी तो लाइक जरूर ही कीजिएगा दोस्तों, और जो भी दोस्तों नए जुड़ेंगे चैनल से वो जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में भी जरूर ही वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नई उम्मीदें के साथ। तो हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए और अपनी तैयारी को जो है मजबूत करते रहिए। और लास्ट में कमेंट कीजिएगा कि ये सेशन आपको कैसा लगा। तो अभी के लिए इतना है दोस्तों, जय हिंद।